वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में 100 प्रश्न देखेंगे जीके जीएस का फ्रेंड्स, जिसमें आपका करंट अफेयर्स का भी प्रश्न शामिल है। ये सभी सवाल है जो बिहार पुलिस फायरमैन, साथ में बिहार दरोगा जो पीटी एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा प्रैक्टिस शीट जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, गेस करते चलिएगा। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से और अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है? एक नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रक्षालन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 आपका है, मिट्टी में जल कितने प्रकार का होता है? मिट्टी में जो जल होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ये 4 प्रकार का कौन कौन जल होता है फ्रेंड्स, याद करिए। एक होता है आर्द्रता अवशोषी जल, दूसरा में होता है अंतः शोषित जल, तीसरा में कोशिका जल और चौथा में गुरुत्वीय जल। याद रखिएगा, मिट्टी में जल कितने प्रकार का होते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो टोटल 4 प्रकार का होता है। ठीक है। सवाल नंबर 3 को देखिए। अधिकांश भारतीय जनजातियों का संबंध किस समूह से है? भारत में जो अधिकांश जनजातियां हैं उनका संबंध किस समूह से है? 3 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलॉयड से है। ठीक है, ऑस्ट्रेलॉयड से संबंधित है। 4 नंबर सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर है कारा बुरान, तारिम बेसिन, गिबली लीबिया, लेवेज स्पेन, जोंडा जापान। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये सभी है जो आपका क्या है, पवन का नाम है। ठीक है, तो देखिए आपका जोंडा है, ये जोंडा है जो अर्जेंटीना का उष्ण पवन है, ना कि जापान का है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो सुमेलित नहीं है। जोंडा है जो कहाँ का है, अर्जेंटीना की उष्ण पवन है, जबकि जापान की उष्ण पवन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो उष्ण पवन को वहाँ थीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थीमा कहा जाता है। याद रखिएगा, जापान के उष्ण पवन को थीमा कहा जाता है और आपका जोंडा है जो आपका कहाँ का है, तो अर्जेंटीना का उष्ण पवन है। तो ये सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ए गलत हो जाएगा। बाकी लेवेज है जो स्पेन का है, गिबली है जो लीबिया का है और काराबुरान है जो आपका तारिम बेसिन का है। सवाल नंबर 5 को देखिए। जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में चलती है? जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में चलती है? तो 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो जेट स्ट्रीम जो चलता है आपका क्षोभ मंडल में चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में चलता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती है तो इनके बीच एक अशांत पृष्ठ का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाताग्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वाताग्र। कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती है तो इनके बीच एक अशांततीय पृष्ठ का निर्माण होता है, उसे वाताग्र कहा जाता है। 7 नंबर सवाल को देखें। 7 नंबर सवाल है, कौन सी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर का नहीं है? 7 का, तो 7 का जो है फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पेरू। ये पेरू धारा है जो आपका दक्षिण प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। याद रखिएगा, पेरू कहाँ चलता है? तो दक्षिण प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर का नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखें कि बारगी परियोजना किस राज्य में है? बारगी परियोजना 8 नंबर सवाल का छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा या मध्य प्रदेश में? तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 8 का करेक्ट आंसर डी होगा। बारगी परियोजना किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश में। 9 नंबर, विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन है? 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पैन अमेरिकन मार्ग। पैन अमेरिकन राजमार्ग है जो विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग है, जो दक्षिण अमेरिका के देश को मध्य अमेरिका एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलाता है। याद रखिए, पैन अमेरिकन राजमार्ग। 10 नंबर सवाल को देखें। आधारी समझौता कब हुआ? आधारी समझौता
10 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी में होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 1989 में हुआ था, ठीक है। ये आपका आधारित समझौता कब हुआ था? तो आपका 1989 में हुआ था। ये देखिए आधारित समझौता क्या है, तो देखिए 1980 के पश्चात कूड़ा धातुओं की कतरनाओं, रासायनिक निर्गम आदि के व्यापार पर प्रतिबंध करने के लिए आपका आधारित समझौता 1989 में हुआ था, ठीक है, आधारित समझौता। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है? देखिए फ्रेंड्स मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर एक तरह का प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा, थोड़ा जो डिफिकल्ट अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो भी देखिएगा, क्योंकि आजकल मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सभी तरह के प्रैक्टिस सेट करना है। इसमें देखिए कुछ कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। 11 नंबर सवाल का देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है? 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बाकर कोशिकाएं, ये आपका बाकर कोशिकाएं का संबंध है जो इंडोनेशिया के मानसून से, ठीक है। बाकी मोनेक्स, जेट स्ट्रीम, अभी हमने देखा था जेट स्ट्रीम कहाँ चलता है, तो आपका क्षोमंडल में। फिर अल नीनो, ये सभी है जो आपका भारतीय मानसून से संबंधित शब्द है, जबकि बाकर कोशिकाएं हैं जो कहाँ, अभी मैंने बताया बाकर कोशिकाओं का संबंध इंडोनेशिया से है। 12 नंबर सवाल, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए पॉलिश किए हुए चावल हमको लोग को नहीं खाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर जो वो खाते हैं तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? चलिए गेस करिए 12 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। बेरी बेरी रोग किसके कमी से होता है? B1 के कमी से होता है। तो देखिए जो आपका पॉलिश किए हुए चावल रहता है फ्रेंड्स, उसमें अब क्या है, B1 नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए अगर जो वो खाइएगा तो हमें शरीर में उसकी पूर्ति नहीं होगी और आपका बेरी बेरी रोग हो जाएगा। पॉलिश किए हुए चावल में क्या नष्ट हो जाता है फ्रेंड्स? आपका तो B1 नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब B1 जब नष्ट हो जाएगा फ्रेंड्स तो कौन सा रोग हो जाएगा? हमें बेरी बेरी रोग हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 12 का ए हो गया। 13 नंबर सवाल को देखिए कि माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार है, परंतु इसमें किसका अभाव होता है? जी हाँ, एक नवजात शिशु के लिए फ्रेंड्स माँ का दूध उसे संपूर्ण आहार है, फिर भी उसमें किस चीज़ की कमी रह जाती है? तो लौह अयस्क की उसमें कमी रह जाती है, ठीक है, क्योंकि दूध में आपका लौह की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती, बाकी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब रहता है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? 14 का तो पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। बी में प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से संख्या में अधिक है, सी में उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ शक्तिशाली भी है। तो देखिए 14 नंबर सवाल में कह रहा है आपका क्या कि इकोसिस्टम के संबंध में ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो आपका इसका क्या है, सत्य नहीं है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, उत्पादक है जो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका गलत हो जाएगा। उत्पादक मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, प्रोड्यूसर जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, जो अपना खाना स्वयं बनाता है, ठीक है। जैसे हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे वनस्पतियां हैं जो अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके खाना स्वयं बनाते हैं, उसको हम लोग उत्पादक यानी प्रोड्यूसर के श्रेणी में रखते हैं, और उसको जो खाता है उसको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मान लिया कि आपका घास हो गया, तो घास हो गया जो उत्पादक हो गया फ्रेंड्स, और उसको अगर जो बकरी खाती है तो बकरी है, शाकाहारी जीव है, तो वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका गलत है। इकोसिस्टम में उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक नहीं है। 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? इसमें से प्रोटीन कौन नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कपास है जो प्रोटीन नहीं है। बाकी लूता, रेशा, खूर, केस, बाल ये सब ये जो आपका प्रोटीन है। कपास है जो प्रोटीन पदार्थ नहीं है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 16 नंबर सवाल को, जब कपूर को खुले में रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात वह गायब हो जाता है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? उसे उधर्वपातन कहा जाता है, ठीक है। उधर्वपातन क्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो इसमें लिक्विड अवस्था में पदार्थ नहीं आता है, ठीक है, यानी ठोस पदार्थ है, उसको जब गर्म करिएगा या खुले में छोड़िएगा तो डायरेक्ट क्या गैसीय अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो उधर्वपातन विधि वही हुआ। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखें। निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? कैल्शियम की मात्रा किस में विद्यमान है? 17 का तो देखिए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? जिप्सम में, ठीक है। जिप्सम में आपका कैल्शियम विद्यमान है।
18 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? 18 का द्वितीयक प्रदूषक क्या हो जाएगा? तो द्वितीयक प्रदूषक स्मोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल देखिए, गिद्ध प्रजाति का विलुप्त होने का मुख्य कारण कौन सी दवा को माना जाता है? देखिए आपका आजकल गिद्ध का जो है बहुत कम हो गया फ्रेंड्स, विलुप्त होता जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण कौन सा दवा को माना जाता है? 19 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स डिक्लोरोफिनिक। ठीक है, डिक्लोफिनिक, इसी से गिद्ध की संख्या विलुप्त होती जा रही है। ऑप्शन नंबर डी 19 का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा डिक्लोफिनिक। 20 नंबर सवाल को देखिए, धुआं में आंखों का प्रभावित करने वाला कौन सा उत्तेज्य है? धुआं, स्मोक में। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। देखिए स्मोक, धुआं जब हमारी आंख में लगती है फ्रेंड्स तो क्या होता है, आपका जलन टाइप से महसूस होता है। ठीक है, तो आंख को प्रभावित भी करता है। तो इसमें कौन सा उत्तेज्य होता है? तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, याद रखिएगा। 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी प्लाजिमडस, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर। देखिए इसमें कौन आपका सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, 21 का ओजोन परत है जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में पड़ता है, ट्रोपोस्फेयर में नहीं पड़ता है, क्षोभ मंडल में नहीं पड़ता है। बाकी जो आपका सभी है जो सुमेलित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ओजोन परत कहाँ पड़ता है आपका? ट्रोपोस्फेयर नहीं पड़ता, स्ट्रेटोस्फेयर यानी स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत है जो किस मंडल में स्थित है? तो आपका ये समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फेयर में, न कि ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्या होता है? आपका क्षोभ मंडल होता है। तो इसका ये सुमेलित नहीं है। 22 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? खुर, चलिए कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, गेस करें। हिरन, जेबरा, घोड़ा, ये सब में तो खुर पाया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गिद्दड़ में आपका खुर नहीं पाया जाता है, बाकी आपका हिरन में, जेबरा में, घोड़ा में खुर पाया जाता है। 23 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है? कौन सा ऐसा जीव है फ्रेंड्स जिसका मस्तिष्क जो होता है जो उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? 23 नंबर सवाल का हो जाएगा चींटी। देखिएगा चींटी का जो सर होता है बड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, चींटी का जो सिर होता है शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। 24 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? आनुवंशिक रोग नहीं कहते। आनुवंशिक रोग मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स? आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? आपका मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिक रोग जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, जैसे किसी का पिताजी को है तो फिर उसको बेटा को भी हो सकता है। ठीक है, उसी मतलब की जो होता है। तो 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घेंघा रोग। घेंघा रोग है जो आनुवंशिक रोग नहीं है फ्रेंड्स। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। बाकी हीमोफीलिया, इसमें रक्त का स्राव होता है, अगर किसी को कट गया फ्रेंड्स तो उसको रक्त बंद नहीं होता, ये आनुवंशिक है। अगर किन्हीं का पिताजी का या माता का है तो उसको बच्चे में होने की पूरी संभावना रहती है। रजकहीनता ये भी है, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ये तीनों है जो आपका आनुवंशिक रोग है, जबकि घेंघा रोग है जो नहीं है। 25 नंबर सवाल, फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? फल जो मीठा लगता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स? तो फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? आप लोग गेस करते चलिएगा। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 26 का रेशम है जो प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत आपका आएगा। यूरिया के बारे में क्या है? 27 नंबर सवाल देखें, यूरिया है क्या है यूरिया? तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया क्या है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। 28 नंबर सवाल को देखिए, विश्व की सबसे महंगी धातु है, सबसे महंगी धातु कौन सी है? 28 का करेक्ट आंसर होगा एडोडेड्रल फुलरीन। ठीक है, एडोडेड्रल फुलरीन है जो विश्व के सबसे महंगा धातु है। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर, कहाँ भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान है? यानी भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 29 का गेस करें। 29 का जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, मैसूर में है। ठीक है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ है? तो मैसूर में है।
30 नंबर देखिए, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, गौर से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है ये, हरियाणा के गुरुग्राम में आपका राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है। ठीक है, तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 21 दिन में कराना होता है। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 32 देखिए, सवाल नंबर 32 है मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है, MKSS। ठीक है, मजदूर किसान शक्ति संगठन का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ फ्रेंड्स? MKSS नामक सामाजिक आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका RTI एक्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का। 33 नंबर सवाल देखिए, उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प, एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि वेणुशिल्प का लेखक कौन है? तो उपेंद्र महारथी है। का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है फ्रेंड्स आपका किस करें? बांस कला से। ऑप्शन नंबर सी, किस कला से है? तो बांस कला से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल के देखिए, किस देश में प्रति गाय का दूध उत्पादन सर्वाधिक है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात है, प्रति गाय का रहा, अगर जो पूछा जाए आपसे कि दूध के उत्पादन में सर्वाधिक दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो भारत होगा। लेकिन अगर पूछे किसी देश में प्रति गाय का दूध उत्पादन सर्वाधिक कहाँ है? तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 35 नंबर थोड़ा धुंधला दिख रहा है फ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? 35 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखिए। 36 नंबर है डिंग एक्सप्रेस क्या है? ठीक है, 36 नंबर सवाल है डिंग एक्सप्रेस क्या है? डिंग इस तरह से लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सॉरी ढिंग है। ठीक है, डिंग नहीं, ढिंग इस तरह से है। ढिंग एक्सप्रेस क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एथलीट हिमा दास का उपनाम है। जो एथलीट हिमा दास है उनका उपनाम है ढिंग एक्सप्रेस, यानी ढिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? ढिंग एक्सप्रेस, तो एथलेटिक हिमा दास का उपनाम है ये, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल 37 नंबर सवाल है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? चलिए गेस करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का। तो देखिए बिना पानी पिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंगारू चूहा। एक कंगारू चूहा है जो उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, ये कंगारू चूहा है जो बिना पानी पिए सर्वाधिक लंबा अवधि तक रह सकता है। ये उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में पाया जाता है कंगारू चूहा, जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। ठीक है, कंगारू चूहा कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में। चलिए अगला सवाल है आपका कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना था? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1980 में बना था। 39 सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 39 का देखिए मानव एकता दिवस, ये तो सही है फ्रेंड्स, याद करते चलिए। मानव एकता दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 अप्रैल, ये भी आपका सुमेलित है। राष्ट्रीय जननी सुरक्षा दिवस ये 10 अप्रैल गलत है। समता दिवस है जो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय जननी सुरक्षा दिवस है जो आपका 10 अप्रैल को नहीं, ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कितना? 11 अप्रैल को मनाया जाता है, 11 अप्रैल को, 10 अप्रैल को नहीं। बाकी याद रखिए मानव एकता दिवस 24 अप्रैल, राष्ट्रीय विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा दिवस कितना हो जाएगा? 11 अप्रैल, और समता दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। 40 नंबर सवाल को देखें, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वितीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत क्या होगा? 40 का करेक्ट आंसर डी होगा, गतिज ऊर्जा है जो नियत होगा। ठीक है, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय कर रहा है, इसके लिए नियत है गतिज ऊर्जा। 41 नंबर सवाल को देखें फ्रेंड्स कि निम्न में से किसे गरीबों की कथकली कहा जाता है? गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओटन तुल्लल। ठीक है, ओटन अजीब सा नाम है फ्रेंड्स, ओटन
तुल्लल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, जोसा पार्टी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जोसा पार्टी हवाई अड्डा आपका कहाँ पड़ता है? ये क्यूबा में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। 43 नंबर, निम्न में कौन दैनिक अमेरिका का नहीं है? ठीक है। सवाल नंबर 43, ये आपका समाचार पत्र का नाम है, तो कौन सा है जो अमेरिका का नहीं है? तो आपका 43 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्लोब एवं मेल। एक ग्लोब एवं मेल है जो कनाडा का प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र है, ठीक है, अमेरिका का नहीं है। बाकी मियामी हेराल्ड अमेरिका का है, क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर अमेरिका का है, बोस्टन ग्लोब है जो आपका अमेरिका का है, लेकिन ग्लोब एवं मेल है जो समाचार पत्र कहाँ का है? कनाडा का है, याद रखिएगा, ग्लोब एवं मेल कनाडा का। 44 नंबर सवाल को देखिए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना कब हुई? 44 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1966 में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना 1966 में। 45 नंबर, टॉप स्पिन बैंक स्पिन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स आपका। ये टॉप स्पिन और बैक स्पिन शब्द है जो किस खेल से संबंधित है? 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित है। 46 नंबर, सर्वप्रथम 1953 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ था? सर्वप्रथम 1953 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी श्यामाची आई को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 46 का श्यामाची आई को। 47 नंबर, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? 47 है फ्रेंड्स आपका, क्या होगा? कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये कलिंग पुरस्कार है जो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये पुरस्कार है जो आपका कितना 1952 से, कितना 1952 विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, 1952 से दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, कलिंग पुरस्कार है जो आपका विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए 1952 ईस्वी से किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है, याद रखिए यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो फ्रांस पेरिस में पड़ता है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में पड़ता है, याद रखिएगा। 48 का देखें, प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा प्राप्त होती है? 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। चलिए 49 नंबर सवाल को देखें, ट्रेफलगर, ठीक है, ट्रेफलगर का युद्ध किस देश का युद्ध था? तो 49 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 49 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था, ठीक है। ये आपका ट्रेफलगर का युद्ध है जो आपका 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए सवाल नंबर 50 को देखें, विश्व का प्राचीन दुर्ग है, विश्व का प्राचीन दुर्ग कौन सा है? 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमन है जो आपका विश्व का सबसे प्राचीन दुर्ग है। चलिए सवाल नंबर 51 को देखें, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? 52 नंबर सवाल का गेस करें, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर में आने के बाद जल जाता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के क्षोभ मंडल में आने से क्या होता है? तो आपका जल जाता है। 53 नंबर सवाल को देखें, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा सर, दिवस सभी कंप्लीट रखे फ्रेंड्स, इससे एक या दो सवाल पक्का पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। 53 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 15 मार्च को आपका विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सभी को याद कर लीजिएगा। 4 मार्च को पुनः एक बार रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 53 का करेक्ट आंसर डी होगा। 54 नंबर सवाल को देखें कि अक्टूबर 2019 भारत की किस नन को संत घोषित किया गया? अक्टूबर 2019 में
54 का करेक्ट आंसर होगा मारिया थ्रेसिया को। 55 नंबर सवाल, वर्तमान समय में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संसदीय कार्य मंत्री 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रहलाद जोशी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 55 का। 56 नंबर सवाल, सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम दिया गया है? अभी करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन देख ले फ्रेंड्स 56 का, तो इसको दिया गया है शेषनाग। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने शेषनाग नामक मालगाड़ी का निर्माण किया है फ्रेंड्स, जो सबसे लंबी आपका मालगाड़ी है। इसकी लंबाई अगर जो देखा जाए तो 2.8 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स 2.8 किलोमीटर कितनी लंबी होगी, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा शेषनाग है, जो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। इसका लंबाई कितना है तो 2.8 किलोमीटर है, और ये आपका 4 इलेक्ट्रिक इंजनों के द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए 57 नंबर सवाल को देखिए, 2020 में डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित टाइफून क्या है? 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनेड लॉन्चर। 58 नंबर सवाल को देखिए, 2017 से 19 के बीच सर्वाधिक वनारोपण किस राज्य में हुआ? 17 से 19 में 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कर्नाटका में हुआ है सबसे ज़्यादा। 2017 से 19 में अगर आकलन किया जाए तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण या वनारोपण हुआ है। चंद्रयान 3 का परीक्षण कब किया जाना है? 3 का, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रस्तावित है। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2021 में ही आपका इसका प्रदर्शन किया जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। इसरो ने चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 का निर्माण किया है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो लॉन्च करने का है जो 2021 में है, देखिए कब तक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रयान 3 है जो आपका लॉन्च किया जाएगा 2021 में ही। 60 नंबर सवाल को देखिए, 60 नंबर सवाल है कि उन्हें 2019 का भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो असम के थे। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार किन्हें मिला था जो असम के थे? 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूपेन हजारिका को। 61 नंबर, पद्म पुरस्कार 2020 किन्हें मरणोपरांत प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वेश तीर्थारू को, ठीक है। इनको तो विश्वेश तीर्थारू को मरणोपरांत 2020 में पद्म पुरस्कार दिया गया है। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये आपका जो विश्वेश तीर्थारू थे जो आपका अध्यात्म से जुड़े हुए थे, ठीक है। 62 नंबर सवाल का देखिए, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोखा अलहार्थी को। 63 नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किस भारतीय राजनीति व्यक्ति को भी दिया गया? 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर को। कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किस भारतीय राजनीतिक व्यक्ति को दिया गया? तो शशि थरूर को दिया गया है। 64 नंबर सवाल को देखिए, नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? भौतिक के लिए। तो भौतिक के क्षेत्र में किसे दिया गया है? 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को संयुक्त रूप से दिया गया है फ्रेंड्स आपका, रोजर पेनरोस और एंड्रिया गेज और रेनहार्ड जेनजेल को, ठीक है। ये तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिएगा भौतिक के क्षेत्र में। 66 नंबर है, 65 नंबर सवाल देखें कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? 66वें में गेस करें। तो 66 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंधाधुन को। 66 नंबर सवाल को देखें कि सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे है? तो याद रखिएगा फिर सिंधु सभ्यता है जो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता से संबंधित है। इस 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, ठीक है। अब देखिए आद्य ऐतिहासिक काल कहा किसे जाता है फ्रेंड्स? तो देखिए आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं कि जिसमें लेखन कला का तो विकास हो गया था, लेकिन वह जो अभी तक अपठनीय है, यानी पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, उसे आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता है जो आपको आद्य ऐतिहासिक से संबंधित है। सही सुमेलित कीजिए 67 नंबर, ऋग्वेद तैतरिया, यजुर्वेद शतपथ, सामवेद पंचविशा, अथर्ववेद गोपथ। तो 67 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सही सुमेलित नहीं है, ऋग्वेद तैतरिया।
देखिए चारों वेद के अलग अलग ब्राह्मण पुस्तक है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय है और कौशितकी है, आपका तैतरिया नहीं है। बाकी यजुर्वेद का है जो आपका शतपथ है, सामवेद के पंचविशा है, याद करिए, अथर्ववेद का गोपथ है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद है जो सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा चारों वेद के अलग अलग ब्राह्मण पुस्तक है, ठीक है। तो ब्राह्मण पुस्तक में जो ऋग्वेद का है फ्रेंड्स वो तैतरिया नहीं है, इसका क्या है आपका ब्राह्मण ऐतरेय और कौशितकी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा, सुमेलित नहीं। 68 गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम में किनको दीक्षित किए थे? 68 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सुबुद्ध को, ठीक है। गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्ष में बुद्ध है जो कहाँ आपका कुशीनगर चले गए थे, वहीं उनकी मृत्यु हुई थी और कुशीनगर में ही वो सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था। याद रखिएगा ये बहुत अच्छा सवाल है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो सुभद्र है, ठीक है। तो कुशीनगर में अंतिम बार इन्हीं को उपदेश दिए थे, दीक्षित किए थे सुभद्र को। चलिए सवाल नंबर 59 को देखें, सॉरी 69 को देखें। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? 69 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? चामुंडा राय ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 70 उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या? अवंती के नाम से ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल को देखिए। अशोक के अभिलेख में उसके एक पुत्र का उल्लेख है, 71 का। तो अशोक के अभिलेख में उसके एक पुत्र का उल्लेख है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स तीवर का, ठीक है। अशोक के अभिलेख में उसके एक मात्र पुत्र तीवर का उल्लेख है, ठीक है। किसका? तीवर का। 72 टॉलमी फिलाडेल्फस का संबंध किस भारतीय राजा से था? 72 नंबर सवाल का देखें तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक से, ठीक है। टॉलमी फिलाडेल्फस आपका अशोक से संबंधित है। 73 नंबर का कौन सुमेलित नहीं है? 73 का राइट आंसर क्या होगा? शुंग, विदिशा, सातवाहन प्रतिष्ठान, कदम्ब बनवासी, चंदेल, उज्जैन, ठीक है। तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सभी का आपका शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपका यहाँ विदिशा को बनाया था। सातवाहन का प्रतिष्ठान था राजधानी, कदम्ब का बनवासी था, चंदेल का उज्जैन नहीं था फ्रेंड्स। चंदेल की जो राजधानी थी मध्य प्रदेश का उज्जैन नहीं थी, बल्कि कहाँ थी? महोबा थी। कहाँ थी? महोबा, ठीक है। उज्जैन नहीं था चंदेल, ये सुमेलित नहीं है। चंदेल की राजधानी आपका उज्जैन था, महोबा था। चलिए 74 नंबर सवाल को देखें। 74 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स की खजुराहो के स्थापत्य कला के निर्माण का श्रेय किस वंश को माना जाता है? 74 का राइट आंसर क्या होगा? तो चंदेल वंश करेक्ट आंसर होगा। चंदेलों ने बनाया था खजुराहो के मंदिर फ्रेंड्स। चलिए 75 चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवाकृति है। ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कैसी है? देखिए चोल काल में निर्मित जो नटराज की मूर्ति बना था, कांस्य का वो जो प्रतिमा था, तो उसका जो आकृति है वो पूछा जा रहा है, देवाकृति कैसी थी? 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चतुर्भुज था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 75 का। 76 नंबर सवाल को देखिए। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? 76 का। तो दीवान ए अर्ज किस विभाग से है? ये आपका रक्षा विभाग से संबंधित है। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दीवान ए अर्ज की विभाग की स्थापना गुलाम वंश का शासक बलबन ने किया था, ठीक है। किसने किया था? बलबन ने। ये भी याद रखिएगा। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो रक्षा विभाग से है। इसकी स्थापना गुलाम वंश का शासक बलबन ने सैन्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किया था। तो दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने? बलबन ने किया था। किससे संबंधित है? रक्षा से। 77 वंदे मातरम का संपादन किनके द्वारा किया गया है? चलिए वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका संपादन किसके द्वारा किया गया है? 77 का करेक्ट आंसर अरविंद घोष के द्वारा। 10 रोजा पत्रिका को किसने प्रकाशित करवाया? 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्दुल गफार खान ने। 10 रोजा पत्रिका को किसने प्रकाशित किया था? तो अब्दुल गफूर खान ने। 79 देखिए फ्रेंड्स। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसके नेतृत्व में परवान चढ़ा? देखिए महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसके नेतृत्व में परवान चढ़ा था? तो 79 का राइट आंसर क्या होगा? गेस करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु परशुराम हो जाएगा, ठीक है, इनके नेतृत्व में।
80 नंबर सवाल को देखिए, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, चलिए तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे, तो अब आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक कांग्रेस के है जो सबसे युवा अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद। 81 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ये क्वेश्चन मैं आपका लाइव क्लास में करवाया हूँ फ्रेंड्स, भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था, तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। गैस में उत्पन्न हो सकती है क्या, गैस में उत्पन्न क्या हो सकती है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, केवल अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग, गैस में क्या होगा, अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए आपका जो ध्वनि जो चलती है फ्रेंड्स, आपका अनुदैर्ध्य तरंग में ही गमन करती है, याद रखिए आप। प्रकाश है जो अनुप्रस्थ में गमन करती है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। 83 नंबर सवाल है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, स्वतंत्रता पूर्व। 83 का करेक्ट आंसर होगा आपका M.A. जिन्ना ने, M.A. जिन्ना ने, 83 का ये। 84 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आपका है कि 1928 में गठित भारतीय संवैधानिक सभा समिति की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट का किसने विरोध किया। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 85 नंबर सवाल को देखें, किस अनुच्छेद के आधार पर कोई भी नागरिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकता है। ये भी सवाल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, इसको एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कि 1928 में गठित भारतीय संवैधानिक सभा समिति के नेहरू रिपोर्ट का किसने विरोध किया था, तो 84 का ही ऑप्शन नंबर मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था फ्रेंड्स। और 85 नंबर सवाल आपका है कि किस अनुच्छेद के आधार पर कोई भी नागरिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकता है। ये भी सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, ये हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 32। ठीक है, और अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा किसने कहा था फ्रेंड्स, आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, हृदय और आत्मा। 86 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख किस भाग में, ये भी इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 में। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख भाग 4 में है। 87 नंबर सवाल को देखिए, किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है, किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है, तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियम समिति का। ठीक है, नियम समिति। 88 संविधान का अनुच्छेद 371 में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, 371 में। 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना है जो आपका शामिल नहीं है, बाकी महाराष्ट्र और गुजरात, असम और आंध्र प्रदेश शामिल है। 89 सर्वप्रथम राजनीतिक दल के संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई कब, 89 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 ईस्वी में। ठीक है, 1985 में 52वां संविधान याद रखिएगा, दल बदल कानून के से संबंधित है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है और ये 10वीं अनुसूची में रखा गया है, इससे सवाल पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ उलट करके पूछा है कि सर्वप्रथम राजनीतिक दल को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई थी, तो 1985 में। और कब हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। और ये आपका जो किस में रखा गया है फ्रेंड्स, दल बदल अधिनियम कानून, तो 10वीं अनुसूची में रखा गया, ये भी याद रखिएगा। चलिए 90 नंबर सवाल को देखिए, किस राज्य में लोकसभा के 39 एवं राज्यसभा के 18 स्थान निर्धारित है। 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, तमिलनाडु में आपका लोकसभा 39 है और 18 है, जो आपका लोकसभा में कितना 39 और राज्यसभा के 18 है। बिहार में कितना है फ्रेंड्स, लोकसभा का आपका टोटल 40 है और राज्यसभा का कितना है, 16 है, याद रखिएगा। चलिए 91 नंबर सवाल देखें, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किया गया था कब। 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 92 नंबर सवाल को देखिए, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 93 नंबर सवाल को देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। देखिए ऑप्शन में दिया राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, अधिकतर लोग संसद मार देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के द्वारा ही हटाया जा सकता है। 94 नंबर सवाल, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में है क्योंकि,
तो 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है क्योंकि कार्यपालिका है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 94 का। 95 नंबर सवाल देखें कि शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत है किसने प्रस्तुत किया। 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ठीक है, शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 95 प्रश्न आपका जीके जीएस से था फ्रेंड्स, जिसमें आपका करंट अफेयर्स का भी प्रश्न था, कुछ अलग अजीब हटके इसमें क्वेश्चन देखने को मिला। ये 5 आपका मैथमेटिक्स का फ्रेंड्स, तो मैथमेटिक्स का सोल्यूशन तो भी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।